ओके, आज है लेक्चर नंबर 4। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी भाई। ओके, आज हमारे टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सर्टिफिकेशन में भी काफ़ी इन चीज़ों के ना क्वेश्चंस आते हैं, तो नोट डाउन करते रहना जो जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा, और जहाँ पे समझना है तो मुझे बताना है। ओके, एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब क्या होता है? एरर्स ये होते हैं कि कोड ड्यूरिंग कोड डेवलपमेंट या कोड डेवलप करने के बाद जब हम उसको रन करते हैं, जो एरर आते हैं उसको हम कहते हैं एरर्स। और उन एरर्स को हमने डील किस तरह करना है, वो उसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो यूआई पाथ में अवेलेबल हैं, जो हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट के एक्सेप्शन को हमने किस तरह हैंडल करना है। उसके अंदर ट्राई कैच की एक्टिविटीज़ हैं, रीट्राई स्कोप की एक्टिविटी है, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर की प्रॉपर एक्टिविटीज़ हैं जो हम कोड के अंदर यूज़ करते हैं। और साथ हमारे पास उन्होंने दो एक्टिविटीज़ की प्रॉपर्टी दी हुई है एरर की, जो मैं स्टूडियो ओपन करके दिखाऊंगा। उसका उन्होंने वो दिया हुआ है, प्रॉपर्टी का नेम है कंटिन्यू ऑन एरर। ये दरअसल एक बुलियन प्रॉपर्टी है। इसको अगर हम ट्रू करेंगे ना, तो अगर कोई एरर आता है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी बटन पे क्लिक करना है और उसकी यूआई बोर्ड को नहीं मिली या उसकी यूआई चेंज हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोड आगे कंटिन्यू करे, कोड इधर स्टक होकर एक्सेप्शन थ्रो ना करे, तो हम उसकी ये प्रॉपर्टी को ट्रू कर देते हैं, क्योंकि ये बुलियन एक्सेप्ट करता है, ट्रू या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। तो अगर हम इसको ट्रू कर देंगे तो वो कंटिन्यू कर जाएगी कोड के नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अच्छा, एरर्स। यहाँ पे एरर्स की वो टाइप बता रहा है, कितने टाइप्स के एरर होते हैं। कुछ एग्जांपल्स दी हुई होती है। कुछ होते हैं सिंटैक्स एरर, लाइक कोड हम डेवलप कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल मैंने कन्वर्ट करना है एक चीज को इंटीजर के अंदर, और अगर उसकी मैं कन्वर्जन सही नहीं कर रहा, कोड में मिस्टेक है, तो वो सिंटेक्स एरर हमें दे देगा, तो हम कंपाइल नहीं कर पाएंगे कोड। उसी तरह यूजर एरर होता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई इनपुट फाइल है उसको रीड करवा रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर डाटा है वो वैलिड टाइप का नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है उस एक्टिविटी के लिए, तो उसको हम यूजर डिफाइन एरर्स कहते हैं। उसी तरह प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं, लाइक कि मैंने कोई लिंक क्यूरी यूज की हुई है, लेकिन उसको मैं रिटर्न अगर डाटा टेबल में मैंने करवाना है तो उसके अंदर डाटा टेबल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड नहीं है, तो वो इस तरह के जो बग आते हैं उसको हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग एरर्स। अब एक्सेप्शंस को हमने डील किस तरह करना है? एक्सेप्शंस को हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू डील करना है। उसके अंदर हम अपने कोड के अंदर ट्राई कैच लगाते हैं, ताकि हम प्रॉपर हैंडल कर सके। कोई भी एक्सेप्शन आती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो हमें उसका वर्क अराउंड पता हो। अब कॉमन एक्सेप्शंस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल जब हम कोड डेवलप कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक्सेप्शन आते हैं, तो एक्सेप्शन मैसेज आता है जिसको हम रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल जब एरर मैसेज हमारे पास ये आता है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन। अब इसके नाम से ही हमें डिफाइन हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये क्यों आता है। इसकी एक्चुअल रीजन ये होती है कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई एक आर्गुमेंट क्रिएट किया हुआ है। आर्गुमेंट का आपको पहले ही आइडिया मैं बता चुका हूँ। आर्गुमेंट मैं अपने कोड के अंदर वर्कफ्लो के अंदर यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज ही नहीं करवाई, वो एम्प्टी है। तो जब मैं कोड को रन करूंगा तो एरर थ्रो करेगा। उस एरर के अंदर वो डिस्क्रिप्शन ये देगा कि नल रेफरेंस एक्सेप्शन। जब क्योंकि हमने इसके अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं की हुई होती, इसको इनिशियलाइज नहीं कराया हुआ था, तो वो इस टाइप का वो हमें एरर थ्रो कर देगा। दूसरी टाइप क्या है? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ऑफ एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे है, अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स पड़े हैं। अगर मैं अपने कोड के अंदर 6th एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, उसकी वैल्यू गेट करूंगा, तो वो इस तरह का एरर हमें थ्रो कर देगा, क्योंकि एरे के अंदर एलिमेंट सिर्फ 5 पड़े हैं और मैं 6th इंडेक्स वाले एलिमेंट को गेट कर रहा हूं, तो वो जो एरर देगा उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी? इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज ऑफ एक्सेप्शन। उसी तरह आर्गुमेंट एक्सेप्शन है कि हम एक मेथड को या वर्कफ्लो को इन्वोक कर रहे हैं, और उसके अंदर आर्गुमेंट्स हमने रखे हैं कि ये वाले कंपल्सरी आर्गुमेंट हैं चाहिए और उनकी डाटा टाइप हो ये। लेकिन जब हम उन आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं और उनकी जो डाटा टाइप है वो वैलिड नहीं है, तो वो किस तरह की वो हमें एक्सेप्शन दे देगा? आर्गुमेंट एक्सेप्शन, कि ये आर्गुमेंट आपका वैलिड नहीं है। अब सेलेक्टर नॉट फाइंड एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन हमें तब देता है, फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे क्लिक करवा रहा हूँ और मैंने एक यूआई
उसको HTML बटन के टारगेट के अंदर सिलेक्टर में पास कराई हुई है। अब फॉर एग्जांपल उसकी यूआई चेंज हो जाती है, तो वो हमें एक एरर थ्रो करेगा, क्योंकि बोर्ड को तो हम HTML से ही कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, कि यूआई एलिमेंट को यहाँ यहाँ पे क्लिक करना है या यहाँ पे लिखवाना है। अगर उस जगह की यूआई ही चेंज हो गई है तो बोर्ड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, सिलेक्टर नॉट फाउंड। अब फॉर एग्जांपल, अब हम एक टेक्स्ट को इंडिकेट कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सही है, और वो टेक्स्ट नहीं मिल रहा बॉट को, तो वो क्या एक्सेप्शन थ्रो करेगा, टेक्स्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसके अंदर टाइम आउट का पीरियड का डिस्कस हुआ है। उसका मतलब ये होता है कि हम एक स्पेसिफिक टाइम तक बोट उस यूआई एलिमेंट को सर्च करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और बटन की HTML चेंज हो चुकी है, तो बोट कितना टाइम वेट करेगा, उसके बाद अगर उसको नहीं मिलता बटन तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, या अगर मिल जाता है तो अगली एक्टिविटी पे चला जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या टाइम आउट सेटिंग जो होती है वो होती है 30 सेकेंड्स की। ये होती है कि अगर हम अपनी उसको टाइम आउट मिली सेकेंड्स के अंदर नहीं डिफाइन करते तो वो बाय डिफॉल्ट 30 सेकेंड तक वेट करेगा। अगर उसको नहीं मिलता तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन एक्सेप्शन। इनको हम सिस्टम भी एक्सेप्शन भी कहते हैं, एप्लीकेशन एक्सेप्शन को। फॉर एग्जांपल, ये ऐसी एक्सेप्शन होती हैं जिसका हमें नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल, मैं अपने कोड के अंदर फेसबुक का पेज ओपन कर रहा हूँ या कोई ऐसी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। जब बोट उस वेबसाइट को ओपन करता है और अगर फॉर एग्जांपल मैंने यूआरएल ही गलत दिया हुआ है, या यूआरएल दिया हुआ है लेकिन सर्वर डाउन है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, एप्लीकेशन पीछे ही बंद है, बॉट ओपन करता है तो आगे उसको वो जो HTML होती है या उसका पेज लोड नहीं होता। तो इस चीज को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन एक्सेप्शन, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं होता। इन सारी चीजों को हम अपने कोड के अंदर डील करने का तरीका ये है कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू इसको डील करते हैं। अब दो तरह की एक्सेप्शंस होती हैं नॉर्मली, एक होती है बिजनेस रूल एक्सेप्शन और एक होती है एप्लीकेशन एक्सेप्शन, जिसको हम सिस्टम एक्सेप्शन भी कहते हैं। बिजनेस रूल एक्सेप्शन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ये वो एक्सेप्शन होती हैं, मेरे ख्याल से किसी ने ज्वाइन किया है, ओके। अब बिजनेस एक्सेप्शंस क्या होती हैं, कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कि हमारा एक यूज केस है कि मैंने एक एक्सेल फाइल को ओपन करना है, उसके अंदर टोटल 10 रिकॉर्ड्स होंगे और 10 रिकॉर्ड्स को मैंने प्रोसेस करना है वन बाय वन। अब रियल टाइम सिनेरियो ये आता है कि एक्सेल में डाउनलोड कर लेता हूँ, उसको ओपन करता हूँ, लेकिन वो एम्प्टी है। अब बिजनेस रूल एक्सेप्शन ये होता है कि बिजनेस टीम हमें पहले से बता देती है कि अगर एक्सेल के अंदर डाटा ना हो ना, तो हमें ये वाली ईमेल बॉट हमें इन्फॉर्म कर दे कि आपकी एक्सेल खाली है, ताकि हम कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लें। या अगर फॉर एग्जांपल एक्सेल खाली है तो बोट इस लोकेशन पे जाए, इस वाली एक्सेल पे काम करे। लाइक कि हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रूल्स डिफाइन होते हैं कोडिंग करते वक्त, जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। तो हम इन तरह की एक्सेप्शंस को डील करने के लिए, जिसका वर्क अराउंड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है, कि बोट अगर इस तरह की एक्सेप्शन आती है तो बोट ने करना क्या है आगे, तो उनको कहते हैं बिजनेस रूल एक्सेप्शन, जिसके अंदर हम सेट ऑफ रूल्स ऑलरेडी डिफाइन होते हैं हमारे पास। बिजनेस रूल एक्सेप्शन के अंदर हम मोस्टली थ्रो एक्टिविटी, हम अपना कोड जो होता है वो ट्राई कैश के अंदर ही डालते हैं, क्योंकि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को बेस्ट वे करने का तरीका यही है कि ट्राई कैच। उसके अंदर हम थ्रो की एक्टिविटी का क्या रोल होता है, ये मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेते हैं कि एक्सेल की फाइल है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज 10 है। अब एक्सेल की फाइल वो एम्प्टी निकल आती है। अब बोट क्या करेगा, बोट ने उस कोड को वहां पे रोकना है, एक्सेप्शन ईमेल करनी है बिजनेस टीम को कि आपकी जो एक्सेल फाइल है वो एम्प्टी है, और साथ मैसेज भी उसने शो कराना है कि इनपुट फाइल इज एम्प्टी। तो हम क्या करते हैं, थ्रो की एक्टिविटी लगा देते हैं। लाइक इसके अंदर पहले हम इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे, इफ एल्स में देखेंगे अगर एक्सेल की रोज 0 है तो देन में वो आ जाएगा। देन के अंदर अब हमें पता है कि एक्सेल के अंदर कोई डाटा ही नहीं है, तो अब वो एक पहले ईमेल सेंड करे, उसके बाद कोड को रोक दे, कोड मेरा आगे एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन कोड को रोकने के बाद वो ईमेल भी करे, और वो ईमेल करे जो मैंने उसको डिफाइन की हुई हो कि एक्सेल एम्प्टी है, इनपुट डाटा एम्प्टी है। तो थ्रो के अंदर हम स्ट्रिंग पास करा के अपना एक मैसेज पास करा सकते हैं। लाइक कि हम एक स्ट्रिंग पास करा सकते हैं, कोड रुक भी जाता है और वो एरर मैसेज भी हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो हमने डिफाइन की हुई होती है वो हमें पास कर देता है। अब ट्राई कैच, ये अब मैं स्टूडियो ओपन करता हूँ इसको।
समझाने के लिए। अब ट्राई कैच के अंदर तीन सेक्शन होते हैं, ट्राई कैच और फाइनली। ट्राई के अंदर हम अपनी सारा कोड ट्राई के अंदर लिखते हैं, और ट्राई के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे भी कोड अगर एरर थ्रो करता है तो डायरेक्ट कैच के अंदर आता है। कैच के अंदर हम वो चीजें करते हैं जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए, कि इस एक्सेप्शन को डील कैसे करना है, अगर इस पॉइंट पे एरर आता है तो बोट क्या स्टेप ऑफ एक्शंस ले, तो वो हम सारे स्टेप कैच के अंदर डिफाइन करते हैं। अब अगली स्टेट आती है फाइनली। फाइनली हर केस में एग्जीक्यूट होगी, चाहे कोई एरर नहीं आता, बोर्ड पहले ट्राई की सारी एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई एरर नहीं आया तो वो डायरेक्ट फाइनली में जाएगा और फिर फाइनली की एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। अगर फॉर एग्जांपल ट्राई के अंदर किसी पॉइंट पे एरर आ जाता है तो वो कैच में जाएगा, कैच की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, उसके बाद वो जाएगा फाइनली में। फाइनली दोनों केसेस में फाइनली चलेगा ही चलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं मैं प्रोसेस क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ट्रांजैक्शन प्रोसेस में क्रिएट कर लेता हूँ। इसका मैं नाम ले देता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके अंदर मैं मेन फाइल को ओपन करता हूँ। अब इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। एक मैं यहाँ पे सीक्वेंस ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, सीक्वेंस के अंदर ही मैं सारी चीज़ें ओपन करूँगा। अच्छा, अब सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले मैं कोड करता हूँ विदाउट ट्राई कैच, कि विदाउट ट्राई कैच अब मैं एक एप्लीकेशन ओपन कराता हूँ। ये ओपन हो आईई पे ही ओपन हो, ओपन ब्राउजर, चूज ब्राउजर टाइप। इसको मैं आईई पे ही ओपन कराना चाह रहा हूँ, और इसके अंदर मैं वो दे देता हूँ कि कौन सा यूआरएल ये ओपन करे। ओके, इसके अंदर मैं एक सिंपल क्लिक की एक्टिविटी डाल देता हूँ। इसको इधर ही नेविगेट कर रहा है। अच्छा, मैं इसको एच ही कर देता हूँ। अब मैं इसका एक फॉर एग्जांपल वो क्लिक करके ना कोई टाइप कराए, फेसबुक की वेबसाइट ओपन करे और कुछ वो टाइप कराया फॉर एग्जांपल, क्योंकि आई की एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड नहीं है, मैं इधर ही कहीं पे क्लिक करा देता हूँ ये। मैं इसको कोई भी गलत सिलेक्टर पास करके दे रहा हूँ। सिंपल मैंने एक क्लिक एक्टिविटी ऐड की। इसके अंदर मैं डबल कोट्स में सिलेक्टर पास करके दे रहा हूँ। सबसे पहले इसने ओपन किया, उसके बाद इसको मैं इधर एच सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये एच पे ओपन कर रहा है डायरेक्ट। प्रॉपर्टीज में प्रोजेक्ट टाइप, एक सेकंड, न्यू सेशन,
मैं इसको डिबग इसलिए कर रहा हूँ कि आपको साथ समझ आती रहे। अच्छा, अब इसने ओपन तो कर दिया। अब ये इसको यहाँ पे इसने क्लिक कर दिया, ये तो हैप्पी सिनेरियो था। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके सिलेक्टर ही चेंज कर देता हूँ, गलत कर देता हूँ। टैग कर देता हूँ ABCD और इधर कर देता हूँ मैं 6। तो अब ये क्या करेगा? अब इसके बाद मेरा फॉर एग्जांपल सेट ऑफ कोड है जो मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी सिंपल एक मैं मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ जो प्रिंट करा के बताए कि कोड एग्जीक्यूटेड। अब क्योंकि ये सिलेक्टर मैंने चेंज कर दिया था, इसकी यूआई मैंने खुद ही HTML चेंज कर दी थी। अब इसका डिफॉल्ट टाइम आउट कितना है? 30 सेकंड। 30 सेकंड तक ये सर्च करता रहेगा कि ये यूआई एलिमेंट कहाँ पे है, मैं इसको क्लिक करूं। इधर ये एरर थ्रो कर देगा 30 सेकंड्स के अंदर अंदर। इसने एरर क्या थ्रो किया? यूआई कैन नॉट फाइंड द यूआई एलिमेंट corresponding टू दिस सेलेक्टर। इसने हमें ये सिंपल, अब मेरा कोड आगे भी नहीं जाएगा, ये इधर ही स्टॉप हो जाएगा। इसने आगे मैसेज बॉक्स भी प्रिंट नहीं कराया। बिलाल कोई क्वेश्चन है? नहीं ओके भाई, क्लियर हो गया। ओके ओके। अच्छा, ये एग्जांपल थी कि कोड हमारा इधर ही फेल हो गया। अब मैं, एक प्रॉपर्टी थी कंटिन्यू और एरर जो फर्स्ट स्लाइड पे थी, ये प्रॉपर्टी है, ये है बूलियन। अब मैं चाहता हूं कि इसको ये यूआई एलिमेंट चाहे मिले या ना मिले, अगर मिल जाए तो क्लिक कर दे, नहीं तो मेरा अगला कोड जरूर एग्जीक्यूट करे। तो सिंपली मैं इसको क्या कर दूंगा? ट्रू। अब इस केस में ये नीचे वाला सीक्वेंस भी एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले ये ओपन करेगा, इसके बाद ये इसके 30 सेकंड वेट करेगा, लेकिन ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टी कंटिन्यू ऑन एरर ट्रू कर दी है। रियल टाइम सिनेरियो में ये प्रॉपर्टी को ट्रू करना, ये प्रोफेशनल बेस्ट केस सिनेरियो नहीं समझा जाता। ये एक सिंपली एक वर्क अराउंड है। इसने इसको एग्जीक्यूट किया क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टी को ट्रू किया हुआ था, तो ये हमारा नेक्स्ट कोड भी जरूर एग्जीक्यूट करेगा। इसको क्लिक का सिलेक्टर मिला नहीं है, तो इसने हमारा कोड एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इसकी मैं प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग करूं कि अगर फॉर एग्जांपल इस कोड को वो क्लिक नहीं मिलता तो ये वाला एक्शन परफॉर्म करे। तो इसको मैं किस तरह करूंगा? मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग करूंगा ट्राई कैच के थ्रू। इसकी प्रॉपर्टी को मैं रिवर्ट बैक कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया, इसके HTML मैंने खुद ही खराब की हुई है। यहाँ पे आएगा ये एरर थ्रो करेगा, एरर थ्रो करने के बाद कहाँ पे आएगा? ये एक्सेप्शन में आएगा। यहाँ पे मैं क्या, लाइक मेरा टास्क ये है कि यहाँ पे मैसेज मैं प्रिंट कराऊं।
मैसेज क्या प्रिंट करो, मैसेज बॉक्स में मैसेज है कि सिलेक्टेड नॉट फाउंड। इधर कुछ भी करा सकते हैं, ईमेल भी करा सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर सिनेरियो। इस कोड को अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट अगर करूँ, इसने ओपन किया, उसके बाद इसको क्लिक नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन आएगी, यहाँ पे एक्सेप्शन शो करेगा आउटपुट पैनल में। यहाँ पे इसने एक्सेप्शन शो की। अब ये डायरेक्ट कैश में आएगा, कैश में आया, कैश में ये मैसेज दिखाएगा। इसके बाद फाइनली की जो क्लॉज होगी वो हर केस में एग्जीक्यूट होगी। अगर फॉर एग्जांपल कोई एरर नहीं आता, ट्राई का ब्लॉक हो गया, उसके बाद कैच की एक्टिविटीज एग्जीक्यूट होगी। कैच की एग्जीक्यूट में तब आएगा जब एरर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एरर नहीं आया तो ट्राई के फौरन बाद वो आ जाएगा, ट्राई को कंप्लीट करने के बाद वो आ जाएगा फाइनली में। अगर ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आ गया है तो उसके बाद आएगा कैच में, कैच के बाद आएगा फाइनली में। दोनों सिचुएशन में, हर सिचुएशन में फाइनली का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिनेरियो है कि मैंने सिर्फ क्लिक नहीं कराना, क्लिक के बाद भी मैंने और ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं। ये मेरा सीक्वेंस है, इसके अंदर मेरे टाइप इनटू एक्टिविटीज पड़ी हैं। इधर मैं सिंपली एक टेक्स्ट दे देता हूँ नेम, समझाने के लिए। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि जब अगर फॉर एग्जांपल इसको ये बटन नहीं मिलता तो ये कोड, मेरा अगला कोड एग्जीक्यूट ना हो, बोट स्टॉप हो जाए और वो मुझे इन्फॉर्म करे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैंने अपना कोड करना ये चाह रहा हूँ कि मैं इधर रुकवाना चाह रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये बटन है, ये बटन नहीं मिल रहा उसको, तो मैं चेक करता हूँ, पहले एक एलिमेंट एग्जिस्ट लगा देता हूँ मैं। एलिमेंट एग्जिस्ट एक बूलियन रिटर्न करता है। इसका मेन काम ये होता है कि ये बताता है कि ये एलिमेंट जो भी इसको HTML देंगे ना, वो ये वेबसाइट के ऊपर सर्च करके बताएगा, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर सर्च करके बताएगा कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर बोर्ड को वो मिल जाती है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिलती तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मैं यही वाली जो कि रॉन्ग HTML है, इसको कॉपी करके एलिमेंट एग्जिस्ट में डाल रहा हूँ। ये बोर्ड इस पे क्लिक करने से पहले इसको सर्च करे कि ये वेबसाइट पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर फॉर एग्जांपल नहीं करती तो बोर्ड आगे प्रोसेसिंग ना करे, अगला कोड एग्जीक्यूट ना करे, सिर्फ मुझे मैसेज बता दे। बटन, इसका मैं नाम रख रहा हूँ बटन एग्जिस्ट। मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया जो कि बूलियन टाइप है। अब इधर मैं एक इफ एल्स कंडीशन लगा देता हूँ। ये बटन एग्जिस्ट, अगर ये बटन एग्जिस्ट करता है तो बटन पे क्लिक करो, एल्स बटन पे क्लिक नहीं करना, मुझे इन्फॉर्म करना है। अब मैंने अपने कोड को यहाँ पे रुकवाना है, यहाँ पे क्योंकि एरर आ गया है और बिजनेस रूल एक्सेप्शन में लगा रहा हूँ। इसके फौरन बाद मैं चाहता हूँ कि कैच में जाए और कैच में जाके मुझे जो भी मैंने मॉड्यूल लगाए हुए हैं वो वाले परफॉर्म करे और कोड को स्टॉप कर दे, इन एक्टिविटीज को वो एग्जीक्यूट ना करे। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, थ्रो की एक्टिविटी यूज करूंगा। प्रो की एक्टिविटी का एक फायदा ये है कि हम इसके अंदर अपना कस्टम मैसेज पास कर सकते हैं। इसके अंदर पैरामीटर एज ए स्ट्रिंग वो मांग रहा है। मैं इधर कस्टम मैसेज दे देता हूँ बटन नॉट फाउंड। अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो सबसे पहले ये आएगा इधर, इधर आने के बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद इसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्ट जाएगा कैच के ऊपर और ये वाला मैसेज शो करेगा।
अब ये एलिमेंट को सर्च कर रहा है वेबसाइट के ऊपर। इसका क्योंकि बाय डिफॉल्ट टाइम 30 सेकंड होता है। अच्छा, अब ये इधर आ गया, इसको क्योंकि नहीं मिला, ये थ्रो में आया, इसने एरर दिया, डायरेक्ट ये कैच में आ गया, इसने नीचे वाला सीक्वेंस एग्जीक्यूट ही नहीं किया। अब ये कैच की सारी एक्टिविटी परफॉर्म किए, कैच में हमारा एक मैसेज बॉक्स लगा हुआ था, इसने वो प्रिंट करा के हमें बता दिया। ये था ट्राई कैच और फाइनली करो। अच्छा, अब दूसरा ये था एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह करते हैं। अब दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होते हैं? सिलेक्टर यूआई एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक अगर क्लिक बनाया है, तो इसके अंदर मैं बोर्ड को ये बताऊंगा कि इस वाली मतलब कि बटन पे या टेक्स्ट फील्ड पे या मेन्यू आइटम पे क्लिक करना है, किस तरह उसको उसकी HTML बता के। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये वेबसाइट है, अब मैं चाहता हूं कि इधर क्लिक हो, तो मैं इसकी HTML बोर्ड को पास करूंगा, फिर बोर्ड को पता चलेगा कि अच्छा मैंने इधर क्लिक करना है। तो इसको कहते हैं सिलेक्टर। अब सिलेक्टर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सॉरी, ये हाँ, अब सिलेक्टर की दो टाइप होते हैं, एक होता है फुल सिलेक्टर और एक होता है पार्शियल सिलेक्टर। फुल सिलेक्टर क्या होता है? अब मैं सबसे पहले आपको एक सिलेक्टर क्रिएट करके दिखाता हूँ। एक सेकंड, ये मैंने इस कंप्लीट बटन का सिलेक्टर ले लिया। अच्छा, जिस सेलेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन हो टॉप एलिमेंट की, इसको कहते हैं हम टॉप एलिमेंट, जिसके अंदर टाइटल आ रहा होता है। टाइटल क्या होता है? वेबसाइट का नाम आ रहा होता है कि इस वेबसाइट के ऊपर या इस वेब एप्लीकेशन के ऊपर या इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर। नीचे उसकी आ रही होती हैं एट्रीब्यूट्स, कि उसका टैग क्या है, उसकी क्लास क्या है, उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, उसका नेम क्या है। नीचे ये वाली इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ये सारी इसकी एट्रीब्यूट्स होती हैं। तो जिस सेलेक्टर के अंदर टॉप एलिमेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो उसको हम कहते हैं फुल सेलेक्टर। ये कंप्लीट दो लाइनें क्या हो जाती हैं? फुल सेलेक्टर हो जाती हैं। अब दूसरी टाइप क्या है? पार्शियल सिलेक्टर। पार्शियल सिलेक्टर क्या होती है कि अगर मैं सिर्फ ये जो मैंने सिलेक्टर बनाया, सिर्फ ये वाली लाइन पास करूं, सेकंड लाइन, इस लाइन को ना दूं, सिर्फ टारगेट के अंदर, सिलेक्टर के अंदर मैं सिर्फ ये लाइन पास करूं, तो इसको क्या कहते हैं? पार्शियल सिलेक्टर, कि मैं टॉप एलिमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। अब क्वेश्चन ये है कि हम कब यूज करते हैं फुल सिलेक्टर और कब हम यूज करते हैं पार्शियल सिलेक्टर। अब फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सिनेरियो है, उसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने इसी पेज के ऊपर काम करना है। लाइक कि मैंने इसी पेज के ऊपर सर्च कुछ लिखना है, ये बटन परफॉर्म करना है, यहाँ पे फिर सर्च करना है, ये बटन परफॉर्म करना है। तो लाइक के सिर्फ एक ही पेज यूज हो रहा है, इसकी कोई दूसरा पेज नहीं यूज हो रहा, सिर्फ मैं एक ही पेज के ऊपर काम कर रहा हूँ, वेबसाइट चेंज नहीं हो रही। तो मैं क्या यूज करूंगा? पार्शियल सिलेक्टर। उसके अंदर उसको हम क्यों यूज करते हैं पार्शियल सिलेक्टर? क्योंकि फास्ट होते हैं उस, क्योंकि जब कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है, तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जब हम पार्शियल सिलेक्टर यूज करते हैं, तो बोर्ड को दो लाइनों के बजाय सिर्फ सिंपल एक लाइन को रीड करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा फास्ट होता है फुल सेलेक्टर से। अब इसको हम डील किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल, अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम पार्शियल सेलेक्टर तो देंगे, तो बोर्ड को कैसे पता लगेगा कि इस वेबसाइट पे जाना है? तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल, अगर हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो हम एक अटैच ब्राउजर की एक्टिविटी यूज करेंगे, जिसके अंदर जो वो टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन थी ना, जिसके ऊपर हमारे ये वेबसाइट का नेम आ रहा है, इसको हम सिंपली टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन दे देंगे सिलेक्टर के अंदर। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे इस पे भी क्लिक करना है, इस पे भी क्लिक करना है, और इधर लिखना भी है। लाइक के 3 क्लिक यूज हो गए और एक टाइप इनटू यूज हो गया यहाँ पे लिखने के लिए।
स्क्रीन हैंग हो गई है। भाई की आवाज भी नहीं आ रही। हाँ जी, सॉरी वो नेटवर्क ग्लिच आया था। आवाज आ रही है मेरी असवर? जी अब ठीक है। जी भाई आ रही है। जी, तो अब फॉर एग्जांपल मैं वो पार्शियल सिलेक्टर का बता रहा था, तो हमने टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन इस केस में सिर्फ अटैच ब्राउजर को देनी है, ठीक है। और जो बटन्स के क्लिक हैं इसके अंदर हमने सिर्फ पार्शियल इंफॉर्मेशन देनी है, लाइक के सिंपल ये वाली इंफॉर्मेशन हमने ये ऐड नहीं करना, ठीक है। सिर्फ सेकंड लाइन आएगी जो नीचे अवेलेबल है, ये वाली। अच्छा, अब फुल सेलेक्टर कहाँ यूज करते हैं? जब हमें लाइक के हमें पता हो कि हमने क्लिक करना है तो इसके बाद एक और पेज ओपन हो जाएगा। बिजनेस में मैं क्लिक करता हूँ तो एक और पेज ओपन हो जाएगा और इसका यूआरएल ऊपर से चेंज हो रहा है, लाइक टॉप एलिमेंट इसका चेंज हो रहा है। वेबसाइट का यूआरएल हर टाइम सेम नहीं है, डायनेमिक है। तो फिर हम क्या करते हैं, फुल सेलेक्टर यूज करते हैं कि जब भी बॉट चले तो वो पूरे पहले टॉप एलिमेंट को देखे, इस यूआरएल को देखे, उसके बाद इसकी नीचे वाली एट्रीब्यूट्स को देखे। ये है फुल सिलेक्टर और पार्शियल सिलेक्टर का डिफरेंस। यूआई एक्सप्लोरर हम दो तरह से सिलेक्टर ले सकते हैं। एक डायरेक्ट वे में ही हर एक्टिविटी को ड्रैग करके सिर्फ इंडिकेट करके इस तरह, और एक हम लेते हैं यूआई एक्सप्लोरर में सिलेक्टर लेने का फायदा यह है, इसके अंदर हमें कंप्लीट हायरार्की जो होती है ना वेबसाइट की, वो हमें ये कलेक्ट करके दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी इस बटन का मैंने अगर यूआई लिया है तो ये मुझे कंप्लीट हायरार्की यहाँ पे दे रहा है। इसको मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ, ये इसको हाईलाइट भी कर रहा है, और इसके ऊपर के एट्रीब्यूट्स भी दे रहा है। जिस जिस तरह मैं नीचे सेलेक्ट करता जाऊंगा ये फर्दर उसके ऊपर और नीचे वाली डिव और स्पैन एलिमेंट हमें शो करेगा। तो यूआई एक्सप्लोरर बेस्ट वे है। इसके अंदर हम अपने सिलेक्टर को वैलिडेट भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम रिलेटिव सिलेक्टर भी बना सकते हैं, और इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स अपनी मर्जी से एडिट भी कर सकते हैं, और हमें कंप्लीट हायरार्की भी पता होती है। इसको मैं इंडिकेट को बंद कर दूं। ओके, अब फाइन ट्यूनिंग और वाइल्ड कार्ड। अब हमारे पास बहुत से ऐसे सिनेरियो होते हैं कि हमारा सिलेक्टर परफेक्ट नहीं होता। लाइक कि अगर मैं एक सिलेक्टर बनाता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं फॉर होम का सिलेक्टर बनाता हूँ, इसके अंदर मैं इसका ए नेम सिलेक्ट कर देता हूँ और इंडिकेट कर देता हूँ। ओके, अब फाइन ट्यूनिंग क्या होती है? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा सिनेरियो है कि मैंने हर बार इस वेबसाइट के ऊपर इस बटन पे क्लिक करना है, लेकिन इस बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है ना चेंज हो रहा है, उसके 4 के बाद जो अल्फाबेट है ना वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल 4 के बाद आगे आ रहा है बिजनेस, या 4 के बाद आगे आ रहा है रिमेनिंग। 4 लिखा हुआ है लेकिन जो ये वाला टेक्स्ट है ना ये बार बार चेंज हो ही जा रहा है, चेंज हो ही जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो इस केस में ये तो नहीं है कि मुझे हर बारी एक नया सिलेक्टर बनाना पड़े, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फाइन ट्यून करूंगा सिलेक्टर को। मैं सिलेक्टर को थोड़ा डायनामिक बनाऊंगा। मैं पहले सबसे पहले ये चीज देखूंगा कि इसका कौन सा पार्ट स्टैटिक है जो सेम ही रहता है। हमारे केस में 4 स्टैटिक है, सेम रहता है, और डायनेमिक पार्ट होम है, क्योंकि होम की जगह जगह कभी बिजनेस आ रहा है, कभी रिमेनिंग आ रहा है, कभी क्या आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको फाइन ट्यून करूंगा। इसको फाइन ट्यून करने का वे क्या है, अब मुझे 4 का पता है कि ये तो कांस्टेंट है, ये सेम ही रहेगा, लेकिन ये पार्ट चेंज होता रहेगा, तो मैं इसकी जगह स्टेरिक डाल दूंगा ताकि अब होम आए चाहे इसकी जगह बिजनेस लिखा हुआ है। शर्त यह है कि पहले 4 लिखा हुआ हो, तो बोर्ड इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। इसने ये वैलिडेट कर दिया है। वैलिडेट का मतलब है कि बोर्ड ने इसको गेट कर लिया। अब हम फाइन ट्यून दो वे में कर सकते हैं।
अपने सिलेक्टर को, एक होता है स्टैटिक और एक होता है क्वेश्चन मार्क। अब फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड, मेरे पास एक नोटपैड है, इसके अंदर जो इस तरह मैं सेव कर देता हूं, इसका मैं नाम रखता हूं एम्प्लॉय आईडी, आगे 1 लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे। अब ये 1 चेंज हो रहा है बार बार, 1 की जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। सिर्फ एक अगर अल्फाबेट चेंज हो रहा है ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सिलेक्टर में स्टैटिक की जगह क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर सिर्फ लास्ट एलिमेंट चेंज हो रहा हो, सिर्फ एक एलिमेंट चेंज हो रहा हो, तो वहां हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर जो चेंज है वो काफी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये ID1 की जगह बोर्ड किसी भी एम्प्लॉय का साथ नेम आ जाता है या ID कार्ड नंबर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा डिजिट्स का होता है, तो उस केस में क्या करूंगा, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, ये अपने सिलेक्टर में मैं ऐसे के ऐसे सेम ही डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे ये केस है, ये मैं ऐसे के ऐसे डाल दूंगा, आगे मैं डाल दूंगा स्टैटिक, ताकि ये, क्योंकि अगला पार्ट डायनेमिक है, वो चेंज हो रहा है डिफरेंट वेज के अंदर, तो अब ये उसको इंडिकेट कर देगा इजीली। ये था एक्सेप्शन हैंडलिंग और सिलेक्टर। अब कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। असवर, बिलाल, कोई भी। क्लियर है यहाँ। क्या यार आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज कट रही है। फाइनली आया वो। हेलो। हाँ, बोलो। कोई और क्वेश्चन है? आवाज आ रही है? जी जी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, जी जी। मैं ये स्लाइड्स और साथ इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा और मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक फिर ठीक। लेक्चर होगा। अब हम एडवांस टॉपिक की तरफ जाएंगे, ताकि जिसने एग्जाम देना है एसोसिएट का और एडवांस सर्टिफिकेशन का, उनकी प्रिपरेशन हो जाए। जी ठीक है भाई। ठीक है, ठीक। ओके, टिल देन, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।